करने की जरूरत थी, उन्होंने किया। लोकसभा चुनाव के पहले किया, विधानसभा चुनाव के पहले किया। अब उनकी इंडिया गठबंधन में कोई आस्था नहीं है। कैसे कैसे इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े एलाय हैं वो, और उनका जो लेफ्ट इकोसिस्टम है, वो ईवीएम को लेकर के पूरे देश में आंदोलन मचाना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं। ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये बाप बेटा भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार ने अपने को इस पूरे प्रकरण से अलग कर लिया। शरद पवार की पार्टी ने कहा कि ईवीएम पर अनर्गल सवाल उठाना ठीक नहीं है, वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब ये इतना बड़ा कैंपेन है इंडिया गठबंधन का ईवीएम को लेकर के, लेकिन शरद पवार ने कहा कि मैं इस मुद्दे से अपने को अलग करता हूं और इस मुद्दे पर मेरी सहमति नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि ईवीएम का कुछ खेल हो रहा है और ईवीएम की गड़बड़ियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये कौन कह रहे हैं? ये शरद पवार कह रहे हैं। बाप बेटे की पार्टी और बाप बेटा दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि आखिरी के 1.5 घंटे में, चुनाव के दिन, मतदान के दिन, आखिरी के 1.5 घंटे में 76 लाख वोटों का इजाफा हुआ है। 76 लाख वोट पड़ गए आखिरी के 1.5 घंटे में। क्यों नहीं पड़ेगा भाई 76 लाख वोट? पूरे प्रदेश में आखिरी घंटे में अलग अलग बूथ पर, एक ही बूथ पर 76 लाख लोग थोड़ी इकट्ठा हो गए हैं। तो नैरेटिव देखिए इनका, 1.5 घंटे में 76 लाख वोट पड़ गए, तो एक कॉमन मैन के समझ में आएगी, हाँ भाई 1.5 घंटे में 76 लाख वोट कैसे पड़ गए? अरे 1.5 घंटे में 76 लाख वोट पूरे महाराष्ट्र में पड़े, किसी एक बूथ पर नहीं पड़ा, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पड़ा, पूरे महाराष्ट्र में पड़े। हर बूथ का यह आंकड़ा है। क्यों नहीं पड़ सकता है भाई? पुणे में कोई वोटिंग हो रही है, उसका नागपुर से क्या लेना देना? नासिक में कोई वोटिंग हो रही है, उसका मुंबई से क्या लेना देना? नासिक में अलग वोटर हैं, पुणे में अलग वोटर हैं, नागपुर में अलग वोटर हैं, मुंबई में अलग वोटर हैं, अलग अलग बूथ है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है, अलग अलग बूथ पे वोटर जा रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। क्यों नहीं 1-1.5 घंटे में 76 लाख वोटिंग हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? तो इनका देखिए अनर्गल ऐसा बयान जिसको वो खुद भी कोरोबोरेट नहीं कर पाएंगे, बाप बेटे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे। 2 दिन के बाद ही हैकड़ी खत्म हो गई, ठंडी हो गई। लोगों ने कहा कि शपथ नहीं लोगे तो वहां से भी चले जाओगे, अभी तो सदन जा रहे हो, वहां से भी तुम्हारी सदस्यता खत्म हो जाएगी और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। आनंद फानंद में जाकर के ओथ लिया। तो 76 लाख वोट बढ़ने की बात से शरद पवार मुतमईन नहीं है। शरद पवार ने कहा कि मुझे इस बात पर कोई यकीन नहीं है, यह गलत है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना गलत है, ईवीएम पर सवाल उठाना गलत है। दूसरा एक और मुद्दा, अडानी को लेकर के राहुल गांधी पार्लियामेंट में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अडानी से शरद पवार के व्यक्तिगत रिश्ते हैं। शरद पवार ने अडानी के मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया, कहा कि ये फजूल की बातें कर रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी फजूल के मुद्दे उठा रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में अडानी ग्रुप आगे बढ़ा। 10 साल तो आपकी सरकार थी, तो क्या 10 साल में अडानी ग्रुप गड्ढे में चला गया था, खाई में गिर गया था? ऐसा नहीं है। 10 साल में भी अडानी ग्रुप का ग्रोथ उसी प्रकार से होता रहा। तो शरद पवार ने तर्क बहुत महत्वपूर्ण दिया। शरद पवार और उनकी पार्टी ने कहा कि अडानी के मुद्दे को उठाना फजूल का मुद्दा है, मैं इस मुद्दे से अलग करता हूं। ईवीएम के मुद्दे पर अलग कर लिया, अडानी के मुद्दे पर अलग कर लिया। तो शरद पवार ने तय कर लिया है कि अब इस इंडिया गठबंधन का कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, जब ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को हम लीड करने के लिए तैयार हैं, अगर लोगों की सहमति बने तो हम लीड करने के लिए तैयार हैं, शरद पवार ने बिना देर किए हुए, उनकी पार्टी ने, सुप्रिया सूले से लेकर के तमाम लोगों ने फौरन समर्थन कर दिया कि हम ममता जी के नेतृत्व में, हमारा भरोसा है। अब देखिए अडानी के मुद्दे पर साथ छोड़ रहे हैं, ईवीएम के मुद्दे पर साथ छोड़ रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम लीड करने के लिए तैयार हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। ये किनको एंटागोनाइज कर रहे हैं, ये किनको नाराज कर रहे हैं? जाहिर है कांग्रेस पार्टी को नाराज कर रहे हैं। और ये एक प्रकार से इशारा कर रहे हैं
कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर तैयार होगी नहीं, ममता बनर्जी के मुद्दे पर, तो एक ऐसे व्यक्ति को समर्थन कर दो जो कभी होगा ही नहीं कांग्रेस के रहते हुए, और कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। अगर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में नहीं है तो उस इंडिया ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरद पवार, अभी तो उनकी एक चाल आई है जब उन्होंने ममता बनर्जी को समर्थन किया है, लेकिन आने वाले दिनों में शरद पवार कहेंगे कि अब मुझे इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। अकेले ममता बनर्जी बंगाल के बाहर क्या कर पाएंगी, और कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है, 99 सीट लेकर के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। कल को शरद पवार ये बयान भी दे सकते हैं। तो इंडिया गठबंधन की हवा निकालने के लिए शरद पवार के पास बहुत ही लेजिटिमेट लॉजिक है, और उस तर्क को जब चाहेंगे शरद पवार प्रयोग कर लेंगे, और शरद पवार ये प्रयोग करने ही वाले हैं। लेकिन इस तीनों मुद्दे पे कांग्रेस को उन्होंने औकात दिखा दी। ईवीएम, अडानी और इंडिया ब्लॉक का कौन नेतृत्व करेगा, इस मुद्दे पर भी कांग्रेस से तो उन्होंने इस प्रकार से बदला लिया। लेकिन खबर आ रही है कि शरद पवार अब इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं कि एनसीपी शरद पवार को एनसीपी अजित पवार के साथ मर्ज कर लिया जाए। एनसीपी असल पार्टी किसकी है? असल पार्टी आज के दिन में सिंबल किनके पास है? अजित पवार के पास। अजित पवार की जो एनसीपी है, चुनाव आयोग ने कहा कि आप ही असली एनसीपी हैं। शरद पवार को अब लग रहा है कि मेरी अब उम्र हो गई है, अब मैं सक्रिय राजनीति में उस तरह से एक्टिव नहीं रह सकता हूं, तो क्यों नहीं भतीजे और बेटी के हाथ को मजबूत कर दिया जाए और भतीजे को इस मुद्दे पर मना लिया जाए कि हम लोग परिवार के लोग हैं, हमें आपस में विरोध नहीं करना चाहिए, हम सभी एक हो जाते हैं, बेटी की कोई इच्छा नहीं है, आप पार्टी संभालो। अजित पवार ने साबित कर दिया। अजित पवार ने अपने चाचा से विद्रोह करके अपनी पार्टी को विधानसभा में स्टैब्लिश कर लिया। यह साबित कर लिया कि संगठन पर उनकी पकड़ है, और प्रफुल्ल पटेल से लेकर के तमाम बड़े नेता अजित पवार के साथ है। एक बात और, अनिल देशमुख जो उस वक्त गृह मंत्री थे और उनको जेल भी जाना पड़ा, अनिल देशमुख के तरफ से भी मुझे खबरें आ रही हैं कि वो भी अजित पवार के संपर्क में हैं, और वो शरद पवार को अब हिदायत दे रहे हैं कि साहब, ये दिशा का केस अगर खुलेगा तो हम भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो बेटर है कि हम उधर चले जाएं। तो ये खिचड़ी पकने लगी। अजित पवार, शरद पवार, अनिल देशमुख, सुप्रिया सुले, इन सब के बीच में, और उधर प्रफुल्ल पटेल से लेकर के तमाम जो बड़े नेता थे शरद पवार के साथ रहने वाले, उनका साया बनकर चलने वाले, उन सब ने एक प्रकार से एक स्वर में कहा कि हमको एक हो जाना चाहिए। तो शरद पवार अब इस मुद्दे पर मोदी जी से सलाह मशविरा करने के लिए गए थे, और मोदी जी ने कहा कि आप जैसा उचित समझें, आप अगर चाहें तो अजित पवार के साथ जा सकते हैं, अजित हमारे साथ गठबंधन में है और ये सॉलिड गठबंधन है। शरद पवार को लग गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले 132 सीट लिए हुए है और उनको चाहिए सिर्फ 144 सीट, तो 11 सीट का फासला तो कभी भी फडणवीस पूरा कर सकता है, और ऐसे में हमारी भी पार्टी टूट जाएगी। उद्धव ठाकरे के 12 विधायक तो उनके संपर्क में हैं ही, तो अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए उन्होंने सोचा कि बेहतर विकल्प यही होगा कि हमारी इज्जत भी बची रह जाए, पार्टी भी ना टूटे और हम मर्ज कर जाएं अजित पवार के साथ,